सीएनबीसी आवाज़ के बर्थडे सेलिब्रेशन और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। और रामदेव जी, देखिए चैनल के कितने खास दोस्त रहे हैं, वो उनकी टीम साथ में केक भी लेकर आई है। ये देखिए एक स्पेशल केक हमारे लिए, ये सीएनबीसी आवाज़ के 21st बर्थडे का केक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, मोतीलाल ओसवाल की टीम की तरफ से। तो सबसे पहले तो मोतीलाल ओसवाल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप सब सीएनबीसी आवाज़ के साथ रेगुलरली जुड़ते हैं। आपकी पूरी टीम, रामदेव जी, आप खुद, चंदन, शिवांगी, स्नेहा जी, गौतम जी, कितने लोग हैं, प्रतीक, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं, अगर आप इस केक को हमारे लिए अगर काट सकें रामदेव सर। आप भी लीजिए। हाँ, आप कट इट टुगेदर। चलिए आप शुरुआत करिए। ऑल अबाउट सीएनबीसी, नॉट सो मच अबाउट। नहीं, हम हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है, तो आप केक काटिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और सीएनबीसी आवाज़ के बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए रामदेव सर, 21 साल हो गए सीएनबीसी आवाज़ को, और आप लगातार 21 साल से हमारे साथ बने हुए हैं। 21 साल कैसे रहे आपके हिसाब से मार्केट के लिए, सीएनबीसी आवाज़ के लिए, और आगे के 21 साल कैसे रह सकते हैं? 21 साल में इंडेक्स कितना बढ़ाया? आई थिंक ये देखना बहुत जरूरी है ना, मेरे ख्याल से। हमने बनाया हुआ है डेटा वैसे, वो दिखा देते हैं। आई थिंक हम कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे थे। आई थिंक निफ्टी 3000 पे था मेरे ख्याल से, शायद नहीं, इतना ऊंचा नहीं होगा। 2050 पे था। हाँ, 2050 था। 2050, वही बोल रहा हूँ। 2050 था, तो 2000 वाला 25,500 हो गया। हाँ, तो करीब 12 गुना हुआ है 20 साल में, 21 साल में, है ना। 12 गुना हुआ है 21 साल में। मेरे ख्याल से 12-13% तो मिनिमम होगा। हाँ, और इसमें डिविडेंड तो हम जोड़ नहीं रहे हैं अगर, हाँ, है ना। ये तो मतलब निफ्टी है, अगर टीआरआई देखेंगे तो और ज़्यादा होगा वैसे। और कुछ स्टॉक्स हैं रामदेव सर, मैं देखा रहा था 12.56, 12.5% कंपाउंडेड, 12.5% एक्स डिविडेंड। मतलब आप समझ लो डिविडेंड 1% का तो 13.5% आपका आया 21 साल में। तो ये आपको कंपाउंडिंग है बाजार का। तो अगले इसमें 21 साल में फिर क्या ये उसका मतलब 2.5 लाख निफ्टी हो सकता है क्या आप? वापस 21 टाइम ले लोगे ऐसे होगा। मैं तो मेरे सामने तो कितना गुना हो गया है। 100 वाला जो है, 100 वाला सेंसेक्स जो है 85,000 हो गया, तो 800 गुना तो मैं देखा हूँ मैं। तो अनलेस देयर इज सम मेजर वॉर और मे बी कैटास्ट्रॉफिक वॉर, मतलब जिसमें मतलब दुनिया ही तहस नहस हो जाए, इकोनॉमी, मतलब जो अर्निंग्स पावर है जो इकोनॉमी का वही ख़त्म हो जाए, उस टाइप की कोई इवेंट हो जाए, उसके लिए तो क्या तो फोरकास्ट करें। बहुत पीसफुल सेंचुरी रहा है एक्चुअली। 1945 के बाद कुछ हुआ नहीं ऐसा। सो इट्स अ पीसफुल सेंचुरी। थिंग्स आर थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से बेसिकली इट इज़ पीसफुल। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बहुत फ़र्क आने वाला है। ये जो 12-13% जो है बाजार का, मेरे लगता है थोड़ा 0.5% एक्स्ट्रा आएगा। 12.5 के बदले 13 आएगा। वो बुलिशनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उसमें क्या शुरू के कुछ साल टफ रह सकते हैं? बिकॉज अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक हफ्ते में पूरी कहानी बदल सकती है। तो ये क्या है, ज़्यादा फोरकास्ट, मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में जो है ना, मतलब हर स्टेप को आप नहीं कर सकते। आप वो काम करता है कि मतलब बैक एंडेड रहेगा, फ्रंट एंडेड रहेगा, मिडिल एंडेड रहेगा, वो किसको मालूम है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जैसे कल जाके ऑयल कोलैप्स हो जाए, $30 हो जाए, या ऑयल 110 हो जाए, दोनों का आउटकम बहुत अलग होगा। तो बट क्या होगा किसको मालूम है ना, नहीं पता है हमें। हाँ, तो उसी कारण से क्या है कि अच्छा, एक आदमी कुछ करता है, मतलब ट्रम्प साहब इज परसुइंग सर्टेन पॉलिसी, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी होगा, ओके, बट ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे खेलता हूँ वो स्ट्रैटेजी। यदि वो अपना डिमांड रिस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में है, तो हाउ डू आई प्ले विद माई डिमांड, तो वो तो मेरे हाथ में है ना। तो ऐसे जो है, जो डिटरमिन्ड आदमी होता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। आप देखें कंपनीज जो है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। ये 21 साल में बाजार ने तो 12-13% किया, लेकिन बजाज फाइनेंस ने 40% दिया है कंपाउंडेड। बजाज फाइनेंस का है हमारे पास 40% है। मैं बोलता हाईएस्ट है। सेकंड होगा आपका आइशर, वो भी वो 38-40% है। तो ये मतलब अलग ही, मतलब ये अलग ही मिट्टी के बने हुए लोग हैं। ₹2 का स्टॉक आज 961 है। इसमें अगर 10,000 रुपये लगाए होते तो कितना पैसा बन गया होता। लेकिन क्या है, ऐसे आपको 30-35 स्टॉक मिलेंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे कंपनी नहीं होते। ये क्या दिखाने के लिए बहुत होते हैं कि हम बजाज फाइनेंस की बात करें, आयशर 5,000 कंपनियों में वो 35 ही होंगी, है ना। तो हाँ, उसमें से क्या आप आर यू लकी टू गेट 1 or 2 ऑफ देम? 1-2 ही चाहिए उनमें से, 1-2 चाहिए बस। बट और दूसरा क्या, मिलने के बाद जो है ना, आप बैठे हैं कि नहीं, बैठे हैं कि नहीं। मैं दोनों में इन्वेस्ट किया, और बहुत जोर से इन्वेस्ट किया, बजाज फाइनेंस एज वेल एज आयशर।
आयशर में तो मतलब एक्चुअली शुरू से ही चालू किया था मैं, हाँ हाँ लेकिन मतलब रास्ते में कहीं न कहीं रास्ता मतलब जर्नी टूट गई। 7-8 साल 10 साल रहे, पैसे बहुत बने उसमें, हाँ मेरे ख्याल से बना होगा करीब 15-17 बना होगा, लेकिन फिर हम कंटिन्यू नहीं किए। तो ये जो वापस जो गिर के फिर वापस आया, उसमें हम उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हाँ हाँ सो मतलब कितना पेशेंस है। हाँ ये क्या कंपनी, देखिए वैल्यू क्रिएशन जो है ना, वो एक स्पीड से चलती है। हाँ 25% मान लो ROI है, 25% ग्रोथ है, तो समझो आप 25% से कंपनी जो है कीमत बढ़ते जा रही, लेकिन प्राइस जो है वो उसका अपना मतलब ये जो शेयर बाजार में जो होता है वो एक अलग ही कहानी है। सो दोनों का रिदम जो है ना एकदम अलग है। कभी भी जैसे बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड एक्रेशन एंड बॉन्ड प्राइस दोनों एक साथ साथ चलते हैं। स्टॉक ऐसा नहीं है। स्टॉक में कई बार प्राइस आगे चला जाएगा, फिर वैल्यू बाद में आता है। कई बार जो है वैल्यू बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन प्राइस बाद में आता है। तो वो रिदम वहीं पर जो एक्टिव इन्वेस्टर जो है, समझ जो है कि भाई हम 10 की चीज़ को 5 में खरीदें और बैठे रहें, वो पेशेंस जो है, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू फैंटास्टिक रिटर्न। नहीं, एक्चुअली आयशर का आपने एग्जांपल दिया, मुझे उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी मुझे याद है जब आपने आयशर में बड़ी बेट ली थी, तब आपकी जो बेट थी वो कमर्शियल व्हीकल को लेकर थी। हाँ। लेकिन किसको पता था कि वो एक्चुअली वो बिजनेस कुछ नहीं करेगा, रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा बन जाएगा। तो वो होता है, थोड़ा किस्मत काम करता है। तो आपके हिसाब से अगर जैसे जब, क्योंकि हम थोड़ा सा अगले 20-21 साल की बात कर रहे हैं, कोई नए इन्वेस्टर हैं, आपकी वेल्थ क्रिएशन की रिपोर्ट काफ़ी फिनोमिनल रहती है। इस बार की जो आपकी वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें कुछ अलग निकल कर आया जो आप बताना चाहेंगे? बहुत बुलिश है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो अपने को कंटेन करना पड़ेगा कितना बुलिशनेस करने का है। तो कारण क्या है उस बुलिशनेस? इसका कारण ये है कि हमने पुस्तक पढ़ी द वेल्दी वर्ल्ड करके 2002 में, 2002 की लिखी हुई पुस्तक जो हम पढ़े एक साल पहले। तो ये जो प्रोफेसर जो है ये बोलता है कि भाई वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेल्दियर एवरी डे, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग एक्चुअली वेल्दियर। तो उसका डेटा उसने दिया 1980 से 2002 तक का, और उसने प्रोजेक्ट किया है 2050 तक का। हाँ, आप नंबर देखो तो खोपड़े में नहीं बैठेगा, ऐसा है। हाँ, बिकॉज वेन एवर सी एक्चुअली कंपाउंडिंग इज कम्प्लीटली, इट इज़ नॉट इंट्यूटिव एट ऑल, यू हैव टू डू द डेटा एंड ऐसा गल्प करके आपको समझना पड़ता है इतना हो सकता है क्या, यू नो। सो कंपाउंडिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो वो बोलता है कि अभी जो है मतलब फिनेंशियल वेल्थ जो है बाई इन 1980 इट वाज अबाउट $20-25 ट्रिलियन फिनेंशियल वेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड. It became about 125 trillion by 2000. He is saying, this is the world, not about any country. The world financial wealth by 2050 will be 6,000 trillion. 6,000 trillion. Okay. Now he said by 2020 it will be 611 trillion. अब भी रिपोर्ट आया है इसका, क्या नाम है, मैकेंजी का, that we have already reached $600 trillion of global financial wealth. Okay, so he's wrong by about 4-5 years, behind by 4-5 years, but directionally हम लोग का नेक्स्ट ईयर का अर्निंग्स ठीक नहीं आता है. ये प्रोफेसर 2001 में 2050 के बारे में लिख रहा है. आई हैव नॉट सीन अ फोरकास्ट लाइक दिस एंड द थ्योरी बिहाइंड दिस. ऐसा नहीं खाली एक ऐसा हम रात को बैठे हैं और ये नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं है. He has given how it is going to be and why it is going to happen. So it is more about the securitization. He's saying the reason America is rich is because of securitization of equities. So equity securitization मतलब क्या होता है, आपकी जो कंपनीज होती हैं उसको आप लिस्ट करते हो. जैसे मोतीलाल ओसवाल लिस्टेड है, बजाज फाइनेंस लिस्टेड है, आयशर लिस्टेड है. एक तरीका क्या है, हम लिस्ट ना करें, बिजनेस तो चलते रहेगा. बट द मोमेंट यू लिस्ट इट, यू क्रिएट सुपर मनी. रियल वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन यू एक्चुअली लिस्टेड. सो कंपनी का तो जो काम है चल ही रहा है, लिस्टेड और अनलिस्टेड डजंट मैटर, बाजार में चल रहा है. लेकिन जो अनलिस्टेड जो हमारे जो 12,000 करोड़ नेटवर्थ है उसका 50,000 करोड़ कीमत है. वो 50,000 कीमत जो है ना, अपने हिसाब से एक अलग ढंग से खर्चे का मतलब एक्सपेंडिचर का एक मशीन चालू करता है. वो 12,000 तो जो चल रहा है. ये जो लिस्टेड स्पेस है उसमें आई कैन डू चैरिटी, आई कैन डू मैरिजेस, आई कैन डू गिफ्ट, I can buy a house, I can buy a luxury car. So all kinds of wealth effect is there. Wealth effect is not there because of 12,000 crores. That is economic activity. But this money creates wealth effect. And wealth effect is, for you it is wealth effect, but for the other company, it is a business. So जो economy जो है ना gets what you call kick by the wealth effect. Additional kick by the wealth effect. So double engine काम कर रहा है. आपका 12,000 भी काम कर रहा है
और वेल्थ भी काम कर रहा है। So, इसके कारण से अमेरिका इज एक्सट्रीमली रिच। इनका जो कॉर्पोरेट कल्चर जो है 100, 150, 200 साल पहले से चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इटसेल्फ हैज चेंज। अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है, 200 साल पहले शाहजहां के पास क्या था, या अकबर के पास क्या था, या क्वीन के पास क्या था? दे हैड स्टेट, दे हैड पैलेसेस, दे हैड आर्मी, दे हैड सम एलिफेंट्स, हॉर्सेस, दे हैड डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, सब फिजिकल था पूरा, यहाँ से वहाँ तक। आज इलॉन मस्क के पास क्या है? पूरा एक डू यू नो हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड ही हैज, हाउ मेनी केजेस ऑफ गोल्ड ही हैज? नथिंग, he has only market cap. So from physical, the concept of wealth has become complete digital. And the moment anything becomes digital, I mean फिर उसका और छोड़ पता नहीं कितना। एक्चुअली मेरे को लगता है यहाँ से जो है आपका पेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द वर्ल्ड विल एक्सलरेट। आप देखिए अमेरिका में कितना फास्ट वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। सो जो मार्केट कैप जीडीपी जो है दैट विल राइज व्हाट यूज्ड टू बी significantly below 1.5 मतलब 1 पे बहुत ज़्यादा हम 1 was a ceiling 1 पे नर्वस हो जाते थे। नर्वस हो जाते थे। बफेट साहब ने लिखा 2000 में कि 1 is a good number to have, but now this professor says the potential is go up to as high as 5 times GDP, मार्केट कैप टू जीडीपी, which is at right now the world is 1.3, US is 2.5, India is 1.3 again. So ये जो pace of wealth creation है is going to be quite massive. तो यूएस बबल में क्या आपके हिसाब से? यूएस बबल में क्या? नहीं बबल नहीं है, इट हैज रीच 2.4। सी थोड़ा करेक्शन हो सकता है, मैं आई एम नो कमेंटेटर ऑन अमेरिका, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो जो 2000 में जैसा हारा था कि भाई आपका पी मल्टीपल इज़ वेरी हाई, प्राइस टू बुक इज़ वेरी हाई, ऐसा नहीं है इस बार। इट इज़ एक्सट्रीमली वेल सपोर्टेड बाय द अर्निंग्स। ये आपने पिछली बार कहा था कि रिटेल की क्रांति इस देश में, और वो नंबर्स रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। 2005 में 70 लाख डीमेट अकाउंट थे, आज 21 करोड़ डीमेट अकाउंट है। F&O के वॉल्यूम्स उस समय जितना पूरे महीने में होते थे उतना आज 1 घंटे में हो जाते हैं। तो ये जो वेल्थ इफेक्ट है, ये आपको लगता है कि पूरे देश को फ़ायदा पहुंचाएगा और एक सॉर्ट ऑफ गरीबी से बाहर निकालने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का असली एम तभी है जब वो पूरे देश तक पहुंचे। हाँ, पॉवर्टी खत्म करे, है ना? तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कुछ लोग पैसा बना के बैठ जाएं। तो वो लगता है आपको कि अगले 15-20 साल में होगा? जितना समय होगा उतना ज़्यादा होगा। देखिए क्या था, 2020 तक जो है ना रिटेल पार्टनरशिप वेरी लिमिटेड था। हमने तो केरोसिन बनाया, हम तो रिटेल ब्रोकर थे, तो क्लियरली देयर वाज समथिंग। बट जो मोमेंटम 2-3 लाख कस्टमर महीने का था, वो 30 लाख कस्टमर पर मंथ हो गया अभी। आप सोचिए, मतलब स्केल चेंज, और उसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट, सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट। 30 लाख कस्टमर पर मंथ। लास्ट मंथ 3.1 मिलियन आया है कस्टमर डीमैट अकाउंट्स सिंगल मंथ में। हाँ, ओके। तो उसी का सी आपका 3 मिलियन 3 मिलियन पर मंथ का एवरेज है भाई, फ्रॉम 2020 टिल डेट। पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। मेरे लगता है 500 मिलियन कस्टमर्स आ जाएंगे इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स। सो ये जो मुहिम चालू हुआ है, जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है, रिटेल ब्रिंग्स द ट्रूएस्ट पॉसिबल रिस्क कैपिटल। बिल्कुल। वो कितना ले आता है? 3,000, 5,000, 10,000 लाख रुपए ऐसा ले आता है। तो उसको ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, कैसे हुआ, थ्रू द म्यूचुअल फंड। तो वो पैसा जो है ना खराब टाइम में भी पड़ा रहता है। खराब टाइम में हो सकता है थोड़ा फ्लो स्लो हो जाए डर के मारे, बट ये पैसा जाता कहीं नहीं, जैसे कि हमने अभी देखा है पिछले 1 साल में। हाँ। तो लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जितना बड़ा पैसा होगा उतना स्मार्ट होगा वो, और उतना ज़्यादा वो डरता है बहुत। जितना बड़ा पैसा उतना डरपोक है, और जितना छोटा पैसा वो उतना दमदार है। हाँ। वो खड़ा रहता है खराब टाइम में भी। वो उसको मालूम है जाने दो कहाँ करें। जो बड़ा आदमी बोलता है अरे बॉस मेरा $1 बिलियन खराब हो गया, सो ही विल रन। तो टॉप्स एंड बॉटम्स आर मेड बाय द बिग गाइज, नॉट बाय द स्मॉल गाय। ओके। स्मॉल गाय इज ऑलवेज देयर। समझे ना? तो ये जो तो आपके साथ जो FI की सेलिंग चल रही है, ये सब स्मार्ट मनी, बहुत स्मार्ट मनी है। उनको इस कंट्री में जाना, उस कंट्री में जाना, वो कहानी देख ही नहीं रहे वो कि भाई इस कंट्री में दिस इज अ मिनी अमेरिका, पुअर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यू नो, जहाँ पर मतलब छोटे पैसे, मतलब यहाँ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो $70 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हम गरीब देश हैं, गरीब छोटा मार्केट है, बट बहुत वाइब्रेंट है, बहुत वाइब्रेंट। आप स्टडी बराबर करिए। इसमें क्या है, इंडिया इज ग्रोइंग एट अबाउट 14% डॉलर मार्केट कैप, 14% डॉलर पर ईयर फॉर लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 5 साल में तो 25% से बढ़ा है, तो वो तो रिपीट नहीं होगा। लेकिन 14% से भी आपका 5-5.5 साल में आपका मार्केट कैप डबल है डॉलर टर्म्स में। तो अभी जो आपका 5 ट्रिलियन जो मार्केट है, वो 2030 में वेरी लाइकली टू बी 10 ट्रिलियन। अपन यहीं रहेंगे, फिर केक काटेंगे 10 ट्रिलियन का। इस बार 10 ट्रिलियन का केक काटेंगे। तो वो जो होगा, तो इससे जो
देखिए जो आपने बात की जो पॉवर्टी एलिवेशन की, वो यहीं से आएगा। यदि हम जो पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, बहुत प्रैग्मेटिक है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, यदि ये जो लीडरशिप है, जो समझ है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की, उसको इस बजट में, अगले बजट में और आगे बढ़ाते जाएं, एंड वेल्थ क्रिएशन should also be taken as a very serious aim of the government, apart from economic development. Absolutely. And उससे जो है, जो आप बताया, जो वेल्थ इफेक्ट आता है, जो वेल्थ इफेक्ट आएगा, उससे चैरिटी भी होगी, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इवन प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा, और फिर वो जो इंजन जो है ना, बहुत जोर से चलेगी। बिल्कुल नहीं, यही असली सपना यही होगा कि अगर सीएनबीसी आवाज़ का भी यही मेन एम है कि जो वेल्थ इफेक्ट है वो हर इंडियन तक पहुंचे, तब तो उसका फ़ायदा होगा। रामदेव सर, ये तो खैर हमने थोड़ी अगले 20 के साल की बात कर ली, अब थोड़ा सा एक आज के बारे में बात कर लेते हैं। आपने एक होप रखी थी कि ये वाला क्वार्टर जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट के अर्निंग्स के लिए। इस बार वो लेबर कोड आ गया तो शायद वो फिर ईपीएस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा। जैसा कौन सा लेबर कोड? वो जो एक दो टीसीएस, एचसीएल टेक की जो कंपनीज, जो उनके नंबर्स आए उसमें थोड़ा सा वो जो इम्पैक्ट उन्होंने वन टाइम इम्पैक्ट डाल दिया। खैर उसको साइड हटा भी दें तो भी क्या इस साल 2026 कैलेंडर ईयर में आपको लग रहा है कि अर्निंग्स का रिवाइवल आएगा? देखिए मेरे ख्याल से जो एक क्वार्टर का हमारा एस्टिमेट है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट आई थिंक 6 or 8 quarters. I think they are in double digit. 12 to 14% kind of a earnings growth is there. मेरा लगता है Q4 में it will be even 4-5% more. Okay. तो ये जो अर्निंग्स रिवाइवल जो है, देखिए अर्निंग्स रिवाइवल इज़ वेरी क्लियरली देयर। आप देखिए ये जो देखिए चालू हुआ कहाँ से? बजट से। बजट में उन्होंने पहले इनकम टैक्स लिमिट्स 12 लाख तक किया, तो थोड़े पैसे जो नीचे तबके के लोग हैं उनके हाथ में छोड़ा। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने GST 2 कर दिया, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी कम कर दिया, डायरेक्ट टैक्स कम किए, इनडायरेक्ट टैक्स कम किए। अभी क्रेडिट फ्लो भी बढ़ा दिया, अभी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कम कर दिया। तो अभी ये मतलब सब तरीके से सरकार चाहती है कि भाई यदि उनका भी सरकार कैसे चलेगा? यदि हमारा 8% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगा तो टैक्स कलेक्शन क्या आएगा? अभी देखो आज डायरेक्ट टैक्स का आया है 9% आया है, भैया आपको उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब 10, 11, 12%, 13% क्रेडिट फ्लो रहेगा तो उनका टैक्स कलेक्शन होगा 14-15%, विच इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू पुश ऑल द इंफ्रा स्पेंड। तो मतलब एवरीबडी इज इन इट दैट मार्केट डज वेल, इकोनॉमी डज वेल। और एक बार इकोनॉमी अच्छा किया, कॉर्पोरेट्स ने अच्छे अर्निंग्स बढ़ाए, तो FIs भी आएंगे और देसी तो लगे हुए खरीदने में। ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है रामदेव सर, अभी जो वेनेजुएला में हुआ या फिर अब इवन ग्रीनलैंड को आई कर रहे हैं, भारत के साथ जो एक मनमुटाव रहा है, उन सब का आपके हिसाब से मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो पड़ता है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में दीज आर ऑल पासिंग फेज। लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना और डैमेज हम देख सकते हैं इसकी वजह से? इसका तो कोई क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब आई डोंट, ये जो मेरे ख्याल से हो गया काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी खराब है क्योंकि हाँ, तो मतलब इसका समझने का बहुत मुश्किल है टेक्निकली कैसे बाजार, बट अर्निंग्स जो आएंगे अभी वो देखिए जहाँ अर्निंग्स है ना वहाँ पर तकलीफ नहीं है, डिस्पाइट द मार्केट इज इन ट्रबल। बिल्कुल देखिए ऑटो सेक्टर सब ऑल टाइम हाई, पिछले 6 महीने में 40-40% के रिटर्न, एवरी सिंगल ऑटो सेक्टर इज ऑल टाइम हाई। आपका बैंक्स दे आर ऑल टाइम हाई, बिल्कुल, एटलीस्ट PSU बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो, मतलब दे आर रिजनेबली गुड, दे आर ऑलमोस्ट एट क्लोज टू ऑल टाइम हाई। सो क्या जिस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पर इवन जियोपॉलिटिकल डजंट मैटर, बिल्कुल, उससे क्या हुआ, आपका पेस ऑफ राइज थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखिए आपका जो कोविड के बाद जो फ्लो आया उसमें डिमांड शॉक था बाजार में, तो उससे कहाँ से जो P मल्टीपल्स काफ़ी बढ़ गए, बिकॉज पेपर उतने नहीं आए। अब क्या सप्लाई शॉक है, अब जो पेपर क्या, एक तो FIs का सेलिंग आ रहा है, उसके ऊपर से पेपर सप्लाई है, फिर उसका प्रमोटर्स को बेचने का है, बिकॉज आप गलत भाव करोगे बाजार में तो क्लियरली आपको सप्लाई आएगा, आसमान से सप्लाई आएगा, तो वही आसमान से सप्लाई आ रहा है अभी। तो क्या है किस लेवल पे, तो अब 2 चीज़ें जो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो लास्टिंग पॉजिटिव हो सकता है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम बैक, और उसके बेसिस में अब जो है मतलब ये क्वार्टर अगला क्वार्टर ये बढ़ते चले जाएगा। मेरे ख्याल से विल सी वेरी गुड रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स इन नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स, वो हमको बचाएगा। दूसरा ये है एक पर्टिकुलर प्राइस में इवन कॉर्पोरेट्स डोंट वांट टू सेल द पेपर, तो उससे क्या होगा, जो इशुएंस का जो पेस है वो भी स्लो डाउन होगा। आप देखें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुश द पेपर्स इन द मार्केट, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आ रहा है पर्टिकुलर प्राइस में। तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर क्लोजर टू द, मतलब IPO मार्केट बंद होना चाहिए कुछ दिन के लिए। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। तो क्या है वो ब्लड सकिंग है ना थोड़ा सा, तो वो मतलब नहीं, वो आप साफ हो जाता है। सी जहाँ से बाजार थोड़ा डिप्रेस होता है ना, मतलब और यहाँ से मान लो 1000-2000 पॉइंट गिर गया तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, एंड देन द स्टेज इज सेट फॉर रिवाइवल। क्योंकि क्या है कि
जो आपका फ्लो है, SIP फ्लो है, वो तो कंटिन्यूस है. देन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द प्राइमरी मार्केट. FIs भी देखता है कि भाई अभी किसको बेचे, सो दे माइट आल्सो कम बैक फॉर. सो इस टाइप का जो पूरा जो ये है एक जो रिदम है बाजार का, वो वैसे ही है. मतलब आप एक्सरसाइज करोगे अप साइड में, डाउन साइड में होगा. अभी डाउन साइड में थोड़ा पेन हुआ है. सो बट इट्स अ हेल्दी, ये अनुलोम विलोम जैसा है ना, इट्स अ हेल्दी करेक्शन आई वुड से. हाँ नहीं बिल्कुल, खैर काफ़ी बेड़ा गर्क किया कुछ IPOs ने. अच्छा, एक दिक्कत क्या है इस मार्केट की, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ मार्केट ने शानदार रिवॉर्ड भी किया है. दिक्कत क्या है कि जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ है और जहाँ पे लग रहा है वहाँ स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए. अब जैसे ऑटोज़ हैं या और जो सस्ते हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो फिर करें क्या? फिर मेहनत करो. ऐसा कंपनी खोजो जो सस्ता हो और ग्रोथ हो. बहुत है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है. अभी इनफैक्ट जैसे जैसे बाजार करेक्ट होता जाएगा ऐसे सब इट विल बिकम मच मोर इन्वेस्टेबल. करेक्टेड मार्केट इज द बेस्ट थिंग टू, करेक्शन इज द बेस्ट थिंग फॉर द इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. क्योंकि कंपनी सस्ती मिलती है, रिजनेबल मिलती है. जो आप सोचते हो, एक तो रिसर्च करने के लिए महीना भर टाइम मिलता है, रिसर्च करके आओ तो भी वो भाव मिलता है वो, सो यू कैन बाय. ओके, तो आखिरी सवाल, फिर आप काफ़ी बुलिश हैं इस साल के लिए और मतलब अगले 5-6 साल? हमेशा ही बुलिश रहते हैं. मतलब थोड़ा करेक्शन आता है, मेरा बुलिशनेस बढ़ जाता है. हाँ, तो पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन आई, ज़्यादा बड़ी करेक्शन. वहीं पर ज़्यादा तेजी हुआ था ना, वहीं पर ज़्यादा तेजी भी वहीं ज़्यादा हुआ था. तो वहीं ज़्यादा करेक्शन होगा ना, जो बढ़ाया नहीं उसको क्या करेक्ट करोगे आप? हाँ, तो नहीं, अब अगले जो अब रिकवरी आएगी तो वो पहले लार्ज कैप में आएगी या मिड कैप? पहले लार्ज कैप से चालू होगा. पहले लार्ज कैप से चालू होगा, क्योंकि लार्ज कैप हैज़ अंडर परफॉर्म ना. हाँ, तो मिड कैप में ज़्यादा और परफॉर्मेंस हुआ है. तो एक तो वहाँ सेलिंग है, वहाँ पेन भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी कई जगह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ से ऐसा मिड कैप लार्ज कैप वाली बात नहीं है. सवाल ये कहाँ पर सैनिटी है, कहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहे हैं. मिड कैप में भी चला, यदि ऑटो में हो आप और ये छोटी कंपनी है लेकिन उसका 12, 15, 17 का पी है, 20% ग्रोथ है, तो डेफिनेटली चलेगा. हाउ डज इट मैटर? चलिए रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. मज़ा आया आपके साथ बात करके एज ऑलवेज. कांग्रेचुलेशंस एंड लेट्स लुक फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स. लेट्स लुक फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स. तो जैसा आपने बोला कि अगली बार इससे भी हम और बड़ा केक काटेंगे. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. चलिए इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग रिज्यूम करेंगे CNBC आवाज़ पर.